जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जीवन उत्साह न्यूज का एक ऐसा प्रयास जो जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन के नाम से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे समाज की उन प्रतिष्ठित और उन हस्तियों के साथ में जो समाज के लिए एक शिक्षा तो बनती ही है, साथ में समाज के लिए बड़ी प्रेरणा का भी कारण बनती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज समाज का एक पहलू अगर हम एक आकलन करें तो उस पहलू में सबसे ज्यादा जरूरी है हम माँ बाप जो हैं उनके अपने बच्चों के प्रति जो ड्रीम्स हैं उनका। अब माँ बाप के सपने तो हमेशा ये रहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। कोई भी माँ बाप ये सोचता नहीं है कि उनका बच्चा अपराधी बने। अगर कोई अपराधी भी हो वो भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा एक बेहतर दिशा की तरफ जाए। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक ऐसी प्रेरणा की आवश्यकता है जो प्रेरणा बदल सकती है हमारे उन बच्चों का भविष्य और माँ बाप के वो सपने जो कि सच में ही हमारे समाज के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। और जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन के माध्यम से हम इसी कड़ी को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने आपके जिला हमीरपुर के अलग अलग हस्तियों से मुलाकात कराने का प्रयास किया, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर कार्तिकेयन जी को भी हम आपके बीच में लेकर आए। हम एडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांजटा जी को भी लेकर आए। इसके अलावा हम और उन सभी प्रतिनिधियों को, उन सभी लोगों को, उन सभी ब्यूरोक्रेट्स को आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का रूप बन रहे हैं। हमारे इस प्रयास में आप भी भागीदार बने और आज इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के वर्तमान में उपायुक्त मिस देव श्वेता बनिक जी को, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ हमीरपुर हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने आज इस पदभार को संभाला है, इस योग्यता को प्रेजेंट किया है जो हमारे समाज में एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है। खासकर एक लड़की होने के नाते जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक भ्रांति बनी रहती है कि लड़कियां, जो पहले होता था, हालांकि अब समाज बदल रहा है, अब लोगों का विश्वास लड़कियों की कार्यशैली पर, लड़कियों की योग्यता पर बढ़ने लगा है। अगर व्यक्तिगत रूप से भी आप देखें तो इस बात को आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से पहले लोग लड़कियों को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते थे, उनको लगता था कि लड़की है तो ये बोझ हो जाएगा, शादी करनी पड़ेगी, इनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, तो क्यों ना इनका कैसे न कैसे करके चूल्हे चौके में ही कैसे न कैसे इनको विदा कर दिया जाए। इस जो मानसिकता से हम लोग निकलने के लिए अगर कहीं ना कहीं तैयार हुए हैं तो इसके पीछे हमारी सरकारों का, हमारे प्रशासन का और खासकर उन सभी सफल लड़कियों का योगदान है जो आज समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं। और आज इस कड़ी में एक खास इंटरव्यू में हम आपको लेकर चल रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ हमीरपुर देव श्वेता बनिक जी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हैं। इनके पिता एनटीपीसी में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ हैं। दिल्ली के सटे हुए नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप एनसीआर में काउंट कर सकते हैं, वहां से संबंध रखती हैं। और आज हम उनके पास इस चर्चा को लेकर चलते हैं कि उनकी जिंदगी किस तरह से बदली, कैसे वो आईएएस बनी और क्या उनकी जिंदगी के ड्रीम्स थे, क्या संघर्ष थे, क्या चैलेंजेस थे और क्या फैमिली का एनवायरमेंट था। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ हमीरपुर देव श्वेता बनिक जी से। देव श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में। जैसा कि आप नाम से समझ रही होंगी कि यूथ मोटिवेशन यानी हम समाज को, एक युवा को एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। और आज आपके कंधों पे एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ हमीरपुर के रूप में बड़ी जिम्मेवारी है। इसको हम बाद में लेकर चलेंगे। इससे पहले हम आपको लेकर चलेंगे आपकी जिंदगी की शुरुआत को लेकर, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, कहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और किस तरह से आप यहां तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए हमारे साथ जी। धन्यवाद। और इसमें मेरी जिंदगी की शुरुआत मैं कहूंगी, मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। उसके बाद 1 साल की उम्र में हम, क्योंकि मेरे पिताजी एनटीपीसी में बतौर इंजीनियर कार्यरत रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर जब नोएडा में हुआ तो हम उसी के सिलसिले में नोएडा में शिफ्ट हो गए सब लोग। और फिर वहीं से शिक्षा जो है, स्कूल की शिक्षा वहीं से प्राप्त की और उसके बाद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया। और उसके बाद
एक नटशेल में मैं कहूँ तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में ग्रेजुएशन करते ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो है मैं अपीयर हुई और उसके बाद मैं सर्विस में आ गई। तो ये एक नटशेल में जो है टाइमलाइन ऐसा रहा है। और बचपन से ही थोड़ा, क्योंकि मैं मूल रूप से मेरी फैमिली जो है वेस्ट बंगाल से है, लेकिन हम जो है बड़ी छोटी उम्र से ही यहीं पे अलग आके यहाँ पे नोएडा में ही शिफ्ट हो गए थे, वहीं पे स्कूलिंग की। तो आदत सी है कि अलग जगह जाके अपने दूसरे जगहों का, हर जगह का कल्चर जो है वो, क्योंकि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन एरिया है तो उसका एक मैं समझती हूँ कि काफी असर रहा कि हर जगह से, हर प्रांत से जो है दोस्त बने, लोग मिले। तो ये एक बैकग्राउंड अच्छा रहा है, जिस कारण से स्कूल में जो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं वो सारी चीजों में एक्सपोजर जो है ज्यादा रहा। तो ऐसा लगभग ऐसा नटशेल में जो है लाइफ की जर्नी रही जी। अच्छा मैम, जैसे बड़ा अच्छा बात आपने यहाँ पर बताया कि आप एक शहर में एक तरफ से रहने वाली हैं और आज गांव में एक रूरल एरिया को कहीं ना कहीं आज आप मैनेज कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इससे पहले हमारा सवाल ये आता है कि एक फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली थी, हमारे बच्चों को भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, इवन हमारे खुद के बच्चे होते हैं तो उनको भी ये बड़े चैलेंजेस रहते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि वो अपने एक हाईएस्ट परफॉर्मेंस देकर कुछ ऐसे बन जाए जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाए। तो ये आपकी जो प्रेरणा है ये कहाँ से शुरू हुई और फैमिली का इसको लेकर क्या योगदान रहा? खैर क्या योगदान रहा ये खैर सिर्फ इतना बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ भी मैं पहुंची हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता, मेरी मेरी फैमिली है, उनकी सपोर्ट और उनकी गाइडेंस और इंस्पिरेशन से, जो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया जो है स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह, तो उनके इंस्पिरेशन से। और मैं समझती हूँ कि सारी की सारी जो हार्ड वर्क है वो मेरे पेरेंट्स की है, उनकी जो है मेहनत है। एकदम आपने सही कहा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, ऐसा कुछ बट उसके बावजूद ऐसा मुझे लगता है कि बचपन से ऐसी कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे माता पिता अपने मीन्स के अंदर जो मेरे को दे सकते थे, मुझे और मेरी सिस्टर हैं, हमें जितने ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके हमें अपने मीन्स के अंदर जो कर सकते थे उन्होंने किया है। और इसी के कारण मैं समझती हूँ कि जो अपना बेस्ट जो है उनसे जब हमें मिला है तो उसी की प्रेरणा आगे रही है कि हमें ये मौका जब मिला, बहुत ज्यादा बच्चों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तो ऐसे हम बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए भी जब हमारे पेरेंट्स को हम देखते हैं हमारे सामने कि हमें ऐसी जो है फैसिलिटीज देने के लिए वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर वो प्रेरणा मिलती है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जो कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपना बेस्ट जो है वो करने की कोशिश करते रहें। तो मैं कहूँगी वही ज्यादातर जो सबसे बड़ी प्रेरणा वो वही रही है कि आप अपने सामने अपने माता पिता को जो है जब मेहनत करते देखते हैं तो वही प्रेरणा जो है हमें भी आती है, बच्चों में भी आती है। तो यही हमारे लिए भी ऐसा ही है जी। ओके मैम, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया और इस क्वेश्चन में से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरा निकल कर आता है। अक्सर हम सब लोगों ने देखा होगा फैमिलीज के अंदर एक माहौल होता है और उस माहौल में प्रेशर भी होता है उन बच्चों के ऊपर जो आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं या इस तरह की लाइफ के बारे में भी सोचते नहीं है, गोल उनका कोई नहीं है। तो पर्टिकुलर मैं अपनी फैमिली की भी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा रहा, आपके साथ भी ऐसा रहा होगा कि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स और माँ बाप के सामने तो हम बच्चे ही होते हैं, चाहे कितने बड़े अधिकारी बन जाएं। आपकी फैमिली में ऐसा क्या एनवायरमेंट था और क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से कई बार ऐसे चैलेंजेस आते थे कि पापा भी बोल देते होंगे कि नहीं बेटा आपको ये बनना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए, और कई बार आपका विरोध भी हो जाता होगा कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी। मैं एक जनरली बात होती है ऐसे किस तरह की परिस्थितियां थी जो हमारे बच्चों को एक मैसेज दे सके आज के समय में जो बच्चे किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की सक्सेस के लिए काम करना चाहते हैं? अच्छा सवाल है आपका, एक्चुअली काफी रेलेवेंट है हमारे यूथ के लिए भी। मैं समझती हूँ कि मैं काफी खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत लकी रही कि ऐसा कभी हमें ये नहीं कहा गया कि आपको यही करना है या यही बनना है, या हम क्या पेरेंट्स कहें कि भाई हम जो कह रहे हैं बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से बचपन से ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज हमारे आ गई थी कि जो भी करना है एक्सपेक्टेशन बस इतनी है कि हम जो करें उसमें सबसे बेहतर जो कर सकते हैं वो करें। और मैं ये समझती हूँ कि हम
हमारे यूथ हैं या हमारे उनके पेरेंट्स हैं, उनमें भी, क्योंकि आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने खुल गई हैं कि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3 प्रोफेशंस ही हैं और उसमें ही हम कर सकते हैं और बाकी चीजें हम नहीं कर सकते। तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम चूज करें अपने लिए, जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें लगता है हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें अपना बेस्ट करें। तो ये मोटो जो है एक तरह से मैं कहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो वही है। और ऐसा भी नहीं है, हमेशा पेरेंट्स जो हैं, अब हमारी जनरेशन के बाद अगली जनरेशन, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो हमेशा हमारे पेरेंट्स को भी इतना जरूरी नहीं कि हर कुछ चीज के बारे में हमेशा पता रहेगा। काफी चीजें शायद पेरेंट्स को बच्चों से पता लगता है कि ये भी एक एवेन्यू है, ये भी एक फील्ड है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। तो नेचुरली हमारे समय पे थोड़ा सा ही रहता था कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जी बिल्कुल, जो ज्यादा संख्या में जो बच्चे हैं उसमें ज्यादा जाते थे, जो अच्छे ऐसा कहा जाता था कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं या फिर जो कमाई में अच्छे हैं। हाँ, मतलब जो ब्राइट बच्चे हैं वो यही करेंगे, साइंस ही लेंगे। बट ऐसा नहीं था। जब मेरी बारी आई चूज करने की फील्ड जो है क्लास 10th के बाद, तो मुझे अपने स्कूल में थोड़ा सा टीचर से इंटरेक्शन के बाद या क्लासेस के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे मेडिसिन या इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो थोड़ा सा जब मैंने घर में डिस्कस किया तो ऐसा विरोध नहीं आया। थोड़ा सा पेरेंट्स को जरूर लगा होगा शायद कि आर्ट्स में जा रही है तो। हाँ, नहीं आर्ट्स नहीं, मैंने साइंस ही लिया था। बट मैं लकी थी, हमारे स्कूल में कॉम्बिनेशन भी ऑफर किया गया कि भाई साइंस के साथ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप ले सकते थे। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब मैं समझती हूँ कि उसके कारण एक अच्छा व्यू, ओवरऑल बैलेंस जो है वो एक उस स्तर में जो है मिला। और पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा, फिर जब उन्होंने देखा कि मैं कितनी इंटरेस्टेड हूँ, ये जरूरी है कि मैं कह रही हूँ ऐसे ही कुछ भी बोल दिया बिना जाने, ऐसा नहीं, मैं कितनी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी इस तरह की किसी चीज में जो है कभी उन्होंने मना किया हो या रोका हो। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि मुझे हर चीज में बस अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स और टीचर्स से सिर्फ सपोर्ट ही मिला है। तो मैं इसलिए हर चीज में उनसे ही उनके लिए एक सामने इंडेटेड रहूंगी कि ऐसा कभी कोई जो है चीज मुझे नहीं कहेगी कि आप नहीं कर सकते, या जैसे आप कहते लड़कियों के लिए प्रोफेशन ठीक नहीं, ऐसा कभी कुछ मुझे ये कॉन्सेप्ट ही मन में था ही नहीं। ग्रेट। तो ये जो है इसके लिए मैं समझती हूँ कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। जी। अच्छा मैम, जैसे ये बड़ा अच्छा आपने इसको पूरा तरह से एक, मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी चीज आपने क्लियर कर दी है कि अगर फैमिली का सपोर्ट हो और खासकर फैमिली को अगर अपने बच्चों पे बिलीव हो, माँ बाप को, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे परिणाम आपकी बात से मुझे लगा निकल के आए हैं। किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने घर वालों को ये बताया कि आई वांट टू प्रिपेयर यूपीएससी? रिएक्शन या एक्शन क्या था, मतलब उन्होंने क्या, क्योंकि बिलीव होता है एक बच्चे के ऊपर ना कि हाँ बच्चा किस स्तर पे जा सकता है, कहाँ तक कर सकता है, या आपके पुराने जो वर्किंग थे या पुरानी जो आपकी एजुकेशन थी उसको लेकर उन्होंने एक इवेल्यूशन किया हो, एनालिसिस किया हो कि देवश्वेता कहाँ तक जा सकती हैं, बीइंग ए गर्ल और बीइंग ए बेटी उनके घर में जो आई थी। जी। तो उसको लेकर जब आपने एकदम बोला होगा कि आई वांट टू प्रिपेयर एज ए यूपीएससी एग्जाम, तो पापा क्योंकि इंजीनियर थे, मामा हाउस वाइफ थी, हालांकि वो एक टीचर भी थी स्कूल, स्पेशल स्कूल में। तो ऐसे में फर्स्ट रिएक्शन क्या था उनको आपको लेकर? मैं कहूँ कि फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा बोलना गलत होगा, मेरे केस में थोड़ा ऐसा हुआ कि ये डिसीजन लेने में उन्होंने बल्कि मेरी मदद की। ओह ग्रेट। जी, कि ऐसा है कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, और 3rd ईयर में फाइनल ईयर के उसमें थी, परीक्षाएं होने वाली थी। और तब तक शायद थोड़ा सा ये प्लान था कि ग्रेजुएशन जब आप करते हो तब सोचते उसके बाद मास्टर्स होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने और मेरी सिस्टर, उन्होंने ये डिसीजन बल्कि लेने में मदद की, क्योंकि कई बार एग्जाम इस तरह का बाहर से बहुत ऐसा लगता है, कठिन लगता है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा हिम्मत चाहिए होती है कि आप ये एकदम से डिसीजन ले लें और इसी को करें कंटिन्यू, कि मैंने सिविल सर्विस के एग्जाम लिखना है, क्योंकि बहुत कम्पिटिटिव होता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जी बिल्कुल। पर लेकिन मैं कहूंगी कि मेरी फैमिली ने उल्टा मुझे प्रोत्साहित किया कि
ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम एग्जाम तुम्हें जो है देना है या इसके लिए अपीयर करना है, तो वेट करने की क्या जरूरत है, अभी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मोटिवेशन बल्कि उन्हीं से आई, तो रिएक्शन तो उल्टा नहीं होगा। मैंने बल्कि थोड़ा सा समय लगाया सोचने के लिए क्या मैं हिम्मत जुटा सकती हूँ कि नहीं। तो मैं कहूंगी कि उनके कारण मैंने ये उल्टा डिसीजन और जल्दी लिया कि मैं देना एग्जाम में लिखना चाहती हूँ या सर्विस के लिए एस्पायर कर रही हूँ, तो मैं अभी करूँ और अपना जो है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करूँ। अच्छा मैम, जैसे जब हम सिविल सर्विसेज के लिए चलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ जब आपने शुरू किया, क्योंकि आपने कहा कि फैमिली ने सपोर्ट भी किया और आपने फिर भी सोचा, थोड़ा सोचने के लिए लगाया कि क्या मैं इसको कर पाऊंगी या कर सकूंगी, तो मतलब फैमिली का बिलीफ तो ज्यादा था इसमें, तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपने शुरू किया और फिर आपने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद में? जब डिसाइड हमने किया तो बस ये तो खैर बिल्कुल कभी लगा नहीं था कि हो ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और मैं फॉर्चुनेट थी कि आई गॉट थ्रू, पर ऐसा भी हो सकता था कि ना होता। तो ऐसा बहुत ब्राइट बच्चे हैं, होता भी है। ऐसा मैं कहूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम हो गया। उसके कारण शायद बहुत कुछ होंगे। मैं थोड़ी, हो सकता है आई वॉज फॉर्चुनेट, माई स्टार्स अलाइन समहाउ, या मुझे जो है फैमिली से डर नहीं था। फैमिली से डर तो उल्टा नहीं था, बल्कि फैमिली ही सब कुछ सपोर्ट कर रही थी उल्टा। तो आई थिंक वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत मददगार रहा मेरे कारण, क्योंकि और कुछ नहीं है। एग्जाम में नॉलेज का टेस्ट जो है वो तो खैर होता ही है, बट मैं समझती हूँ कि ये परीक्षा जो है या और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, वो नॉलेज के टेस्ट से ज्यादा ये होती है आपकी मेंटल रेजिलियंस का, कि आप कितनी हिम्मत रखते हैं, कितना आप विथस्टैंड कर सकते हैं। कि लंबा एग्जाम होता है, 3 चरणों में एग्जाम होता है, इतना मोटिवेशन सस्टेन करना अगर मुश्किल होता है, तो हमेशा अपने आप भी हम कोई बहुत सुपर ह्यूमंस तो नहीं है, तो अपने आप सेल्फ मोटिवेशन जहां तक पॉसिबल है वो होना जरूरी है। पर कई बार हमें सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है अपने नजदीक वालों की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ कि वो अगर एक फैक्टर रहा, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहा कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होने का, कि एक जो विश्वास है, जो मेरे को मिला, एक कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, इससे सीखने का ही मौका मिलेगा। तो एक वो थोड़ा सा प्रेशर जो है उससे वो कम हो जाता है। और पढ़ाई में जो है मैं समझती हूँ कि जब हम बचपन से मुझे ये सिखाया गया कि पढ़ाई कोई सजा नहीं है, वो मजा आना चाहिए पढ़ने में, सीखने का मजा आना चाहिए। और पढ़ाई नहीं, कोई और भी फील्ड में जो भी आप सीखते हैं, करना चाहते हैं, उसमें मजा आना चाहिए, उसमें खुशी मिलनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि एक मेरे प्रिपरेशन के फेज में मैं बहुत उस चीज को एंजॉय करती थी, तो वो काफी मुझे लगता है मददगार रहा होगा। ये आपकी बात में बड़ी अच्छी बात आपने हमारे युवाओं को एक प्रेरणा की कही है, और मैं कहता हूँ समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है कि हमें जिस चीज में खुशी मिले, हमें ये लगे कि हम इसको बिल्कुल हंसते खेलते हुए कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, बजाय उसके कि हम दबाव में रहकर, प्रेशर में रहकर ये सोचें कि हम क्या नहीं बन पाएंगे या क्या बन पाएंगे। तो ये थोड़ा सा रहता है। अच्छा, आज का जो समय है, जब आप एक अचीवमेंट कर चुकी हैं, IAS हैं, जगह जगह बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज भी बनती हैं, जाती हैं, बड़े बड़े मंच पे भी बैठती हैं, यहाँ पर भी आप जब अपने ऑफिस में बैठती हैं तो एक अलग से प्राउड होता है, एक अलग से बात होती है कि यस, मैं एक ऐसी जगह हूँ पर जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं मैं लोगों का भी अच्छा कर सकती हूँ। और जैसे आपने पहले भी ये बात कही कि मैं, मेरे मन में ये था हमेशा कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो ह्यूमैनिटी के लिए भी हो और मेरा अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो जाए। मैम, अभी हमारे जो युवा हैं उनके अंदर ये बड़ा चैलेंज है आज के समय में कि एक तो वो दिशा ही नहीं पकड़ते, और अगर पकड़ते भी हैं तो प्रेशर की पकड़ लेते हैं। उनको लगता है कि मेरा पड़ोस का जो व्यक्ति है वो डॉक्टर बन गया है, इसलिए मुझे भी बनना चाहिए, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि बेटा मैं नहीं बन पाई इसलिए तुझे बनना है। आपके घर में भी कभी ऐसी कोई बातें आई हैं कि आगे पापा ने बोला हो या मम्मी ने बोला कि बेटा देखो मेरी जिंदगी तो चलो जैसे मर्जी, जैसे मैंने कर लिया, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वो बने जो हम नहीं बन पाए, या जो हम चाहते थे वो हम, तो ऐसा कभी माहौल आया था घर में? नेचुरली ये तो कहीं ना कहीं हर जो है पेरेंट का होगा, ये एक होता ही होगा। मैं समझती हूँ कि एक सपना अपने बच्चों के थ्रू जो है फुलफिल करने का, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के कारण हैं जहाँ पे हैं, हमारे शिक्षकों के कारण जहाँ पे हैं, तो उनके कहीं में
ये जिम्मेदारी भी समझती हूँ कहीं ना कहीं हमारी भी बनती है कि हम उनको भी एक खुश होने के मौके जो है वो देते रहे हमारे कार्यों के थ्रू। बड़ी बात तो लेकिन ये है कि कभी ऐसा हमारे शायद डिस्कशंस में ऐसा कोई जब एग्जाम क्लियर हो भी गया तो खुशी उसकी होती है जरूर कि मैंने मेहनत की या हमारे पेरेंट्स ने जो है मेहनत की और उससे जो है मेहनत का कुछ रिजल्ट आया। बट हमेशा से जब एग्जाम की तैयारी या उससे पहले भी कभी डिस्कशंस होती रही या उसके बाद भी मैं समझती हूँ सर्विस में आने के बाद भी कि हम अगर ऐसी जो है सपोज कोई भी पोस्ट होती है या सर्विस में जब हम आते हैं तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी हमेशा शायद देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अब अराइव हो चुके हैं, बस हो गया हमारे लाइफ का मकसद पूरा। उल्टा हाँ, बल्कि उल्टा मेरे हिसाब से ये शुरुआत है। उल्टा सर्विस में आना ये एक सर्विस की मैं बात कर रही हूँ हमारे, क्योंकि मैं उसमें उसका हिस्सा हूँ। बट कोई भी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे आप कुछ भी अपना योगदान करते हैं वहाँ पे उस प्रोफेशन में आना या इस सर्विस में आना ये पहली सीढ़ी है, बिगिनिंग है। क्योंकि आप काम तब करेंगे जब आप यहाँ इस तरह का आपको कोई मौका मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये मौका हमें मिला है कि हम कुछ अपने कार्यों से जो है हम कुछ एक बदलाव ला सकें या जो कुछ भी लोगों को सर्व कर सकें। तो ये एक सीढ़ी है, ये अल्टीमेटली ये एक फाइनल जो है वो अंतिम चरण नहीं है, ये पहला चरण है। जी अच्छा मैम, ये तो आपकी हमने बात की जहां से आपने स्टार्टिंग करी। इसके साथ साथ में अगर साइमल्टेनियसली हम एक चीज को और पकड़े हैं तो हमारी फैमिली के साथ में हमारा एक रिलेशन, हमारा एक सर्कल भी इन्वॉल्व होता है। ज्यादातर उस सर्कल को बहुत चिंता रहती है कि ये क्या बनेंगे। अच्छा, अपनी चिंता कम होती है, उनकी ज्यादा होती है। चाहे वो हमारा फ्रेंड सर्कल हो, आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी होंगी जो आज आपसे मिलती होंगी या बात करती होंगी क्योंकि वो कॉलेज का टाइम था। आपके रिलेशन में भी होंगे, कोई आपकी मासी की लड़कियां होंगी, कोई चाचा के लड़के लड़कियां होंगी। एक एक्सपेक्टेशंस काउंट होती है। एक लड़की होने के नाते भी मैं सवाल को कर रहा हूं और हमारे यूथ के लिए मुझे लगता है ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आ सकता है कि ऐसी सिचुएशंस में लोग तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उस दौरान और आज में उनके बिहेवियर में और उनके रिलेशंस में मैं कहूंगा कि इनडायरेक्टली आप इस बात को बोलते हैं, क्या फर्क आया है? मतलब क्या रिस्पेक्ट को लेकर चेंज हुआ है, क्या बिहेवियर को लेकर चेंज हुआ है, क्या जो एक सोच होती है उसमें बदलाव आ गया है? खैर ऊपरी तौर पे तो कहीं ना कहीं होता ही है ऐसा, हम लोग एक समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो सतह पे जो सुपरफिशियल तौर पे जो हम जिन लोगों से मिलते हैं या मिलते रहते हैं उसमें कई बार बदलाव डेफिनेटली आता है। मैं ये कहूंगी कि जो सच में हमारे वेलविशर हैं, शुभचिंतक हैं, जो हमारे नजदीक के लोग हैं, जो हमारी अच्छी कामना करते हैं या हमें एज इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव आता होगा या मेरे केस में भी आया होगा। जो पहले से ही आपको एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आपको जो एडिशनली जो आपको पोस्ट मिली है या ये चीजें सेकेंडरी होती हैं। आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको कोई रिस्पेक्ट करता है या कोई आपको आपके नजदीकी है या आपका वेलविशर है तो वो उनका बिहेवियर यूजुअली बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, ये मैंने नोटिस किया है। जो सतह पे हैं, आपको सुपरफिशियली जानते हैं, डेफिनेटली वो कुछ चीजें वो आप लोग आपसे आपके काम के लिए भी जुड़ते हैं, वो बाद में जुड़ते हैं तो वो एक अलग चीज है। बट कहीं ना कहीं अगर आप शुरुआती दौर की बात करें कि दोस्तों का या फैमिली मेंबर्स जैसे रिलेटिव्स का हो, तो मैं ये कहूंगी कि जो सच में आपके नजदीकी लोग हैं उनका बिहेवियर, उनका सपोर्ट हमेशा ही आपको मिलता है और जो नहीं है वो अपने उनके एक्शन से पता लग जाता है। तो मैं बस ये मेरी कोशिश ये रहती थी कि जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास हम बनाए रखें ताकि हम जो क्योंकि हमें कभी भी एम नहीं होना चाहिए ना हम करते होंगे जो भी लॉजिकल सेंसिबल लोग हैं कि दूसरों का हमेशा भला हम चाहते हैं एंड द सिमिलर एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। हमें भी कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ मेहनत करके कुछ काम करने के लिए भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाए रखना जरूरी है। तो ऐसे लोग जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं उनके साथ ज्यादा एसोसिएशन हो और वही एसोसिएशन बढ़ता रहे, वही ज्यादा जरूरी है। जी मेरा फाइनल क्वेश्चन अब मैं बढ़ाऊंगा उसको एक मैसेज की तरफ और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि एक अलग लैंग्वेज है थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर कई बार कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो एक
अधिकारी होने के नाते क्योंकि जिला की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो कई बार ऐसे लोग भी यहाँ आ जाते होंगे जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते होंगे। हालांकि आपके पास कोई व्यक्ति खड़े होते हैं जो आपको समझा भी देते हैं, लेकिन जब आप उनकी फीलिंग्स को देखते हैं एक अधिकारी होने के नाते, तो क्या फील करते हैं आप उस टाइम में कि आपको क्या करना चाहिए इस व्यक्ति को? क्योंकि आपको पूरा गोल पता नहीं होता, उसका कोई चीज नहीं होता, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जब गांव का व्यक्ति आता है और जब आप एक शहर में पढ़ी लिखी हैं और हिमाचल से आप इतना बिलोंग नहीं करती हैं, हालांकि हिमाचल में ही आप सेवाएं दे रही हैं, तो यहाँ के लोगों की लैंग्वेज समझ रही हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों को डीसी का जो पद है वो अपने आप में एक बड़ा पद, उनको लगता है उनके अप्रोच से बहुत दूर है, जबकि आपके व्यक्तित्व में मुझे लगता है कि वो बहुत क्लोज है। तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो आपके पास यहाँ पर आते हैं और अपनी व्यथा या अपनी समस्या रखना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन से शुरू करूंगी। आपने कहा कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती या दूसरे एनवायरनमेंट से आती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा शायद ये पर्सनली भी मेरा इंटरेस्ट है, बट अदरवाइज भी जब से अभी तो 2013 बैच से हूँ मैं, 2014 से स्टेट में ही मैं हूँ, तो काफी अब थोड़े साल हो गए हैं, थोड़ा धीरे धीरे लोगों के बारे में भी अब समझना शुरू हो गया है। बट ये कहीं भी हो, मुझे ये थोड़ा सा शायद अपब्रिंगिंग के कारण हो या जो एक रहा है, थोड़ा अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने की काफी रुचि रही है। अलग अलग यहाँ पे जैसे हिमाचल में जो है, मुझे पहाड़ी संगीत जो है ये अलग जैसा है, बट फिर भी सुनने में अच्छा लगता है। तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि जब हम सिर्फ ऑफिशियल उस लेवल से थोड़ा अलग अपनी रुचि के लिए भी थोड़ा सा कल्चर में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ की धाम है या दूसरे कल्चर है, या मैं पहले सर्व कर चुकी हूँ, अलग अलग जगहों के थोड़े से वेशभूषा भी थोड़ी अलग अलग है। तो वो सारी चीजें जब हम एज अ क्यूरियोसिटी या एज एन इंटरेस्ट भी हम कल्टिवेट करें, तो ऐसा कभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसी फीलिंग आई हो कि कोई दूसरे लोग हैं या फिर मैं इनको जानती नहीं हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा, और हमारी दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड है कि ऐसी चीजें तो आनी नहीं चाहिए उल्टा मन में। और इतना कल्चर में अल्टीमेटली लैंग्वेज थोड़ी फर्क हो सकती है, वो सीखने पे समझ में आती है, लेकिन अदरवाइज एक यूनिवर्सल एक चीज है वो हम सबको जोड़ती है। और कोई अगर सामने आके कोई अपनी ग्रीवेंसेस या कोई इशू लेके भी आता है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, मैं कह सकती हूँ कि बैरियर रहा हो, कि पता ना लग रहा हो कि और शायद हमारी भी, और अगर ऐसा कोई फील करता हो एक बैरियर, तो हमारे तरफ से और कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको कंफर्टेबल फील कराएं। और मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि जो कोई भी अपनी समस्या लेके आए तो उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो सेटिस्फैक्शन जो है कि आप अपनी बात कोई भी आके कह सकता है, वो जरूरी है हमें देना, जो पब्लिक सर्वेंट के हैसियत से जो, तो सबको सुनना जरूरी है मैं समझती हूँ। और हम अच्छे से अगर पेशेंस लेके हम सबकी बात सुने तो समझने में दिक्कत जो है वो आती नहीं है। तो इनफैक्ट मैं तो हिंदी में काफी प्रोफिशिएंट हूँ, मेरी स्कूलिंग में भी जो है हिंदी मैंने पढ़ी है। ऐसे बहुत ऑफिसर्स हैं जो बिल्कुल अलग प्रांतों से, अलग भाषा के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम इंटरेस्ट लेके और पेशेंस से और हम अपना काम जो है करने की कोशिश करें, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बाधाएं कभी नहीं बनती। तो ये बस। ग्रेट मैम, ये तो देखिए आपकी एक सादगी की बात हम कह सकते हैं कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को रखा है, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप इस जिला के उपायुक्त हैं, और लोगों को ये एक वाकई में ही एक मोटिवेशन भी है। खासकर मैं युवाओं में लड़कियों को लेकर, महज 30 साल उम्र है अभी आपकी, और इतनी कम उम्र में एक जिला को या फिर ऐसी सेवाओं को देना, अपने आप में आजकल के बच्चे 30 साल तक तो कई बार अपने सही ढंग से चीजों को भी नहीं अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी 7 साल से आप निभा रही हैं और बहुत बेहतर निभा रही हैं, जो मैं आपकी बातों से समझा हूं। लड़कियों को लेकर खासकर क्या एक ऐसा स्टीक मैसेज आप देना चाहेंगी जिनसे उनके अंदर वो प्रेरणा खासकर निकल कर आए कि उनको वो जिंदगी में अपने आप को कमजोर नहीं समझना है और हमेशा अपने बेहतर के लिए प्रयास करना है? लड़कियों के लिए खासकर बस यही कहना चाहूंगी कि ये सारी जो हमारी बाधाएं हैं काफी हद तक जो है हमारे मन में होती हैं ज्यादा जी। ये बात सच है कि लड़कियों को अभी भी
बहुत हमने इस दिशा में बहुत प्रोग्रेस की है, निरंतर जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आ गई हैं और इक्वल जो है तर्ज पे जो है compete कर रही हैं सभी के साथ। फिर भी कहीं ना कहीं ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये पूरा नहीं हुआ है। ये धीरे धीरे जो है चेंजेस आते रहेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी और ओपन माइंडेड होती रहेगी। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कई बार सबके सर्कमस्टेंसेस सिमिलर नहीं होते, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये सारी लड़कियां जो है अपने मन में ये विश्वास हो कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर खुद ही अपने आप को कमजोर समझेंगे तो फिर सिमिलर हमको बाहर से भी वही फीडबैक आएगा। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जिसका मतलब ऐसा है कि जो आपने समझ लिया कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता हूँ ये काम, तो आप समहाउ आपका बिहेवियर आपकी मेहनत में वो रिफ्लेक्ट करेगा और इसीलिए आप कर भी नहीं पाएंगे। और सिमिलरली अगर कई बार ऐसे देखे गए हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सारे, सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि जहां पर आपने ये उसको किसी को बार बार बताया गया कि आप कर सकते हो, तो उसी प्रेरणा से जो है अपना ज्यादा मेहनत करते हैं और उसी के कारण जो है वो अचीव भी कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एक मेंटली अपने आप को जो है सशक्त रखना बहुत जरूरी है। और किसी भी चैलेंज को ये हम अगर सोचें कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे भिड़े बगैर, तो एक कहीं ना कहीं हम लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। तो ये एक जो चीज है, ये कहीं ना कहीं हमेशा हमें मोटिवेट जो है अंदर से करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनका भी, क्योंकि मैं अपने आप के एग्जाम्पल से कह सकती हूँ कि जितना भी अच्छा बुरा जो भी है, जो भी चीजें अच्छी हुई हैं लाइफ में, वो पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास में जो हमारे जो है बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं स्पेशली, क्योंकि आपका सवाल उनके बारे में था, उनको जितना हम मोटिवेट कर सके, उनको विश्वास दिलाते रहें कि आप कर सकते हैं या हम कर सकते हैं, तो उससे जो है और ज्यादा उनको मनोबल जो है उनका बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम लड़का या लड़की में ऐसे मन में अपना कुछ भेदभाव रखें, क्योंकि ऐसे ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा रीजन हो कि लड़कियां बेटर कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, या वाइस वर्सा। हर किसी को जो है अपना अपना जो इंटरेस्ट के हिसाब से अपना फील्ड परस्यू करना बिल्कुल जरूरी है और उसमें एक्सेल करना जरूरी है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीजों को रखा है और मुझे लगता है कि हमारे यूथ के लिए आपने वाकई में मुझे बहुत ही पॉजिटिव इंटरव्यू लगा है ये, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं कि ये जो चीजें आपने रखी हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में है और लोगों को ऐसा समझने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आदमी नहीं होता है, तो बहुत आसान जिंदगी में अगर चाहे आदमी तो कर सकता है। बस आपकी बात बड़ी अच्छी है कि यू कैन डू इट। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि हम कर सकते हैं, तो उस दिन समाज में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और आप हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम सब लोगों की दुआएं हैं कि आप और बेहतर तरीके से हमारे समाज को एक आईना दिखाएं, दिशा में ले चलें, आप और सफल हों। आपके माँ बाप की जो मेहनत है और जो समाज के लिए आपकी जरूरत है वो इसी तरह से बनी रहे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच में लेकर चला था जिला हमीरपुर की वर्तमान में उपायुक्त मिस देवश्वेता बनिक जी, और बड़े ही अच्छे विचार उन्होंने आज आपके बीच में रखे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से काफी मोटिवेटेड हुआ हूं कि एक ऐसे अधिकारी के साथ जब लोग काम करते हैं जिनकी इतनी बेहतरीन प्रेरणा है, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा मैसेज बन सकती है। और जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन का भी मोटिव यही है कि हम सब लोग अपने एरर्स को कैलकुलेट करें, पहले कहां गलतियां हो रही हैं, क्या बेटर हो सकते हैं। यही हमारा मोटिव है इन सब पर्सनैलिटीज को आपके बीच में लाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन सब तकनीक्स को, क्योंकि अब हम आगे धीरे धीरे इन सभी लोगों से जिनसे हम आपका व्यक्तिगत परिचय करा रहे हैं, आगे इनके कार्यों को लेकर कहां से इन्होंने कैसे प्रिपरेशंस करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आईएएस बनना चाहते हैं तो उनको एक नया रास्ता मिल सकता है, क्या क्या गलतियां होती हैं, कैसे ये ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सब वो चीजें क्रैक की हुई हैं।
तो हम आने वाले समय में इन सभी लोगों के जो इंटरव्यूज हैं वो अलग अलग सीरीज में लेकर आएंगे, जिसमें कि जैसे आज इनका व्यक्तिगत हुआ, फिर आगे कैसे प्रिपरेशंस करी थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, किस तरह से कर दिया था, क्या लोगों को करना चाहिए, ये सब बातें हम आपके बीच में लाते रहेंगे। और आप सब लोग भी इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, और जरूर इन पर्सनैलिटीज के जो जिंदगी है उसके व्यक्तित्व से जो आप निकाल पा रहे हैं उसका फायदा उठाइए। अपने समाज को, अपने बच्चों को, खासकर मैं उन माता पिता से कहना चाहूंगा कि जो माँ बाप ओवर एक्सपेक्टेशंस करके बच्चों के ऊपर प्रेशर रखते हैं, उनको खासकर इस बात को जरूर समझना चाहिए कि इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर काम करती हैं। इंटरेस्ट को आप बहुत लंबा तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बदलना उसकी प्रवृत्ति है, बट इंटेलिजेंस को अगर आप बच्चे के साथ लेकर चलेंगे और उन पर बिलीव करेंगे, क्योंकि देखिए बात सबसे बड़ी ये आती है कि आप अपने बच्चों पे कितना बिलीव करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से एक बात याद है कि अगर आप जिंदगी में जो अच्छा बनने के लिए चलते हैं, अगर किसी कारण से आप वहां सफल नहीं भी हो पाते हैं, तो भी उस प्रोसेस के अंदर आप वो कमा लेते हैं, आप वो बन जाते हैं जिसको बनने के लिए इंसान का पूरा जिंदगी निकल जाता है। तो जब एक अच्छे प्रयास की तरफ आपके बच्चे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए, आप उनको डिमोरलाइज मत कीजिए, उनको इंटरप्ट मत कीजिए, उनको ये मत बोलिए कि आपको तो डॉक्टर ही बनना चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसलिए आपको करना है, या मैं टीचर नहीं बन पाया तो आपको टीचर ही बनना है। उनको फ्रीडम दीजिए, उनके दोस्त की तरह उनके साथ काम कीजिए, उनकी गलत आदतों में अगर वो चले भी गए हैं किसी तरह से तो उनको निकालने के लिए काम कीजिए, ना कि उनका बहिष्कार कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे बच्चे नशे की तरफ बढ़ते हैं या नशा करने की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनके सोसाइटी द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता है। मैं उस सोसाइटी से भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक रास्ता कम से कम ऐसा निकालिए कि उनको आप अपनाइए, उनको प्यार दीजिए। अभी मैं पिछले 3-4 दिन पहले सुन रहा था कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। रात को बच्चे ने रात को सोया, सुबह सुसाइड कर लिया, 16 साल की उम्र महज। क्यों किया किसी को पता नहीं। तो ये सब चीजें आज हमें जरूरी है और इन अधिकारियों से मिलाने का हमारा मोटिव इतना ही है कि आप इनसे प्रेरणा लें। अगर ये बिना गोल के, इनका कोई गोल नहीं था 11th-12th तक, कोई गोल नहीं था इनका कि वो IAS बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, पढ़ाई कर रहे थे बेहतर के लिए, जैसे मैम ने कहा कि जो भी करिए बेस्ट के लिए करिए। तो अगर इन्होंने उस प्रयास को किया तो उस प्रयास की वजह से आज हमें एक अच्छे अधिकारी, एक मां बाप को अच्छी बेटी मिली। जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन के इस कार्यक्रम को आप अगर पसंद करते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस पूरे प्रोग्राम को, ताकि हमें भी हौसला मिले और भी लोगों को प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।